जीनियस ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हम लोग इतिहास में अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखने के लिए बैठेंगे तो उसमें सबसे पहले ध्यान देंगे। इतिहास का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर नहीं आता है तो कम से कम यह 4 पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। ये 4 पॉइंट को लिख करके उसके बारे में 2-4 लाइन भी अगर लिख देते हैं तो हम लोग का वह आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, यह चारों कारणों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसके पीछे क्या कारण था। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण सबसे पहला कारण जो था वह था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कहने का मतलब कि वहां की राज व्यवस्था। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में, कि यूरोप में जो था वह बुर्बो राजवंश का शासन था और यहाँ का शासक जो था उसका नाम क्या था? लुई 16वां। यह जो था, इसको यानी कि अपने राज दरबार से के अलावा इसको प्रजा वगैरह से उतना कोई मतलब नहीं रहता था। यह हमेशा अपना ऐशो आराम की जिंदगी में मग्न रहता था। प्रजा कहाँ गया, क्या हुआ, इससे इसको किसी तरह के कोई मतलब नहीं रहते थे, जिसके कारण से प्रजा और राजा के बीच जो था डिस्टेंस, दूरियां जो थी वह बढ़ते चली गई और प्रजा में असंतोष की भावना का विकास हुआ। तो राजनीतिक कारण में हम लोग को अगर लिखने के लिए आए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट देंगे और फर्स्ट पॉइंट देंगे क्या? राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के नीचे अंडरलाइन करेंगे और पॉइंट बना करके लिखना शुरू करेंगे। तो राजनीतिक कारण में हम लोग क्या चीज लिखेंगे उस चीज को देखिएगा। यूरोप में जो था वह बुर्बो राजवंश का शासन था और लुई 16वां उसके शासक थे, राजा थे वहां का। फ्रांस के राजा को क्या कहा जाता था? पोप कहा जाता था। यह काफी अत्याचारी और दुराचारी था। इसको प्रजा के दुख दर्द से उतना कोई मतलब ही नहीं रहता था। एक दिन की बात है कि यह हुआ क्या, यह निकला अपने रानी के साथ घूमने। वहां पर काफी भूखमरी की स्थिति थी, जरूरत से ज्यादा वहां पर क्राइसिस फैला हुआ था कि आखिर वहां के लोगों को खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल रहा था। इतनी बुरा हाल था। अब बुरा हाल होने का रीजन क्या था? तो यह हमेशा जो था ना, प्रभुत्व की लड़ाई में अपने क्षेत्राधिकार के कारण यह हमेशा इंग्लैंड से लड़ते रहता था और युद्ध में लड़ने के कारण इसकी जो आर्थिक स्थिति थी काफी कमजोर हो गई थी, जिस वजह से जब यह अपने राजमहल, महारानी जो रहती थी, महारानी इसकी लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंटोनेट। लुई 16वां की पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट। तो यह अपनी महारानी के साथ भ्रमण के लिए निकला। तो वहां की प्रजा सब जो था साइड में सब खड़ा था। पूरा का पूरा रास्ता जो था वह फूल से बिछाया गया था ताकि रानी इस रास्ते से होकर के क्या करेगी? जाएगी। वहां के लोगों ने इसको रोटी की मांग कर रहा था। रोटी दो करके वह क्या कर रहा था? बोल रहा था। वो जो महारानी जो थी लुई 16वां की पत्नी मैरी एंटोनेट, वह बोली कि यह क्या है? तो वह इसके साथ जो रहने वाला था वह बताया कि मैडम इसके पास रोटी कमी। तो कहता है कैसा बेवकूफ है, अरे रोटी नहीं मिलता है तो केक खाओ और बहुत सारा चीज है वह खाओ। यानी कि इस बेवकूफ को इतना भी पता नहीं था कि जब भूखमरी की स्थिति होती है तो सबसे पहले लोग अपना पेट भरने के लिए रोटी वगैरह ही खोजते हैं। तो यह डिमांड कर दिया कि केक खाओ और ब्रेड खाओ और कोई सारी चीज खा लो। वहां की प्रजा सब काफी गुस्सा गया, पूरा गुस्सा गया और राजा का पूरा विरोध करने लगा लुई 16वां का। बोला कि यह जो है वह राजा बनने लायक नहीं है, कहीं से भी इसका राजा बनने लायक इसमें गुण है ही नहीं। नतीजा क्या हुआ कि वहां के जितने भी प्रजा जो था वह राजा का विरोध कर रहा था लुई 16वां का, उसको पकड़ करके सारे को एक बास्तिक दुर्ग में डाल दिया गया। दुर्ग मतलब किला, राजा का अपना एक सेल होता था, एक जेल होता था। उस जेल में क्या किया कि जितना भी प्रजा जो था या लुई 16वां का विरोध कर रहा था उस सारा को बंद कर दिया। किसमें? बास्तिल दुर्ग में। यह लुई 16वां के द्वारा बनाया गया था, उसको पूरा पैक कर दिया। और किसी ने यह अफवाह फैला दिया कि देखो, पकड़ के रखा गया किसको? यहाँ के जो क्रांति का सूचक थे, जो क्रांति करना चाहते थे, उस लोगों को पकड़ करके डाल दिया गया बास्तिक दुर्ग में, किला में, जेल जिसको हम एक तरह से मान सकते हैं। और अफवाह फैल गया क्या कि पोप जो है यहाँ का
लुई 16वां यह दूसरे जगहों से सेना को ला करके रखा है फ्रांस की प्रजा को मारने के लिए। न बस क्या था, जितना भी और लोग जो थे वह सारा का सारा लोग जो थे वह क्या कर दिया, बास्तिल दुर्ग पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया पूरा। और वहां की जितनी भी महिलाएं थी, रानी जो रहती थी वह वर्साय में रहती थी। वर्साय एक जगह था फ्रांस का, वहां रहते थे। तो वर्साय की महल पर वहां की जितने भी औरतें सब जो थी, फ्रांस की प्रजा में जो औरतें सब थी, वह महारानी की महल पर, वर्साय महल पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। राजा कि एक तरफ बास्तिल दुर्ग पर अटैक हो गया यहाँ की प्रजाओं के द्वारा, और दूसरी तरफ जहां महारानी रहती थी वर्साय, वहां पे जो था वहां की महिलाओं के द्वारा आक्रमण कर दिया गया। इतिहासकार वर्साय की महल पर जो महिलाओं के द्वारा आक्रमण किया गया था, धावा बोला गया था, उस धावा को यहाँ के इतिहासकारों ने क्या लिखा है, चुड़ैलों का धावा। अब बताइए, कोई अपना हक मांगने जा रही है, वहां की महिला सब अपना हक के लिए लड़ रही है, महारानी के जगह वह अब सामने वह अपनी आवाज उठा रही है, तो वहां के लोग उसको क्या कहा, चुड़ैलों की संज्ञा दिया, बोल दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि 1893 ईस्वी में 1893 ईस्वी में राजा और रानी दोनों को फांसी दे, कौन, वहां की प्रजा, दोनों को क्या दे दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। और इस तरह से राजा लुई 16वां और रानी मैरी एंटोनेट दोनों का क्या हो गया, अंत हो गया। तो राजनीतिक कारण में हम लोग इस चीज को लिख देंगे कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या था। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, क्या दूसरा पॉइंट हम लोग का बोला है, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में हम लोग क्या समझेंगे कि वहां का समाज जो था, एक तो था उच्च वर्ग जो राजा होते थे, दूसरा था निम्न वर्ग जो वहां के प्रजा होते थे, और तीसरा वर्ग उभर कर क्या रहा था, मध्यम वर्ग। तीसरा उभर करके कौन सा वर्ग आ रहा था, मध्यम वर्ग। अब हुआ क्या कि जितनी भी वहां की जो प्रजा जो थी उसका डायरेक्ट राजा से संपर्क नहीं हो पाता था। एक कई तरह के सामाजिक विकृतियां यहाँ पे थी। राजा अपनी बातों को, प्रजा अपनी बातों को राजा के समक्ष नहीं रख पाता था। वहां के मंत्री वगैरह होते थे, उसके समक्ष वह अपनी बातों को रखते थे, सामने रखते थे कि हाँ हमको इस चीज की आवश्यकता है, और वहां की जो मंत्री जो था राजा तक इस बात को पहुंचाता भी नहीं था। जितने भी उसके बड़े अधिकारी थे राजा तक उसकी शिकायत को पहुंचने ही नहीं देता था। तो राजा को लगता क्या था कि चलिए हमारे दरबार में किसी तरह की, हमारे प्रजा को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी का पूरी जो व्यवस्था थी वह किसके हाथों में थी, सामंतों के हाथ में थी। सामंत मतलब वहां के हम लोग बोलेंगे या तो कुलीन वर्ग बोल सकते हैं, कुलीन और सामंत दोनों एक ही चीज है। यानी कि राजाओं जो था सामंतों को और कुलीनों को नियुक्त किया था। वहां के जितने भी छोटे छोटे किसान थे उस किसानों पर किसका अधिकार था, तो उस किसानों पर सामंतों का अधिकार था। सामंत से उसका मेन मालिक जो होता था जमीन का, सामंत होते थे, और सामंतों से वहां के किसान जो होते थे छोटे छोटे, वह उससे अनुमति लेता था, आज्ञा लेता था, और तब जाकर के उस पर क्या करता था, खेती करता था, और उस पर वह मन चाहा जितना होता था उतना वह क्या करता था, टैक्स को वसूलता था। जबकि ये सारी चीज राजाओं के कानों तक पहुंचती भी नहीं थी। जो भी टैक्स वसूलता था उसका कुछ भाग जो था कुलीन रख लेते थे, सामंतवादी लोग रख लेते थे, और उसका कुछ भाग को कहां पहुंचाते थे, राजा के यहां पहुंचाते थे। जिस कारण राजा और प्रजा के बीच जो था एक काफी कम्युनिकेशन गैप हो गया। प्रजा को लगा कि राजा हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, जिस वजह से इस विद्रोह का, इस क्रांति का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए यहाँ के जितने भी मजदूर थे और किसान थे इस तरह से कई तरह के टैक्स लेता था। यानी कि मजदूर से दिन दिन भर काम करवाया जाता था, बहुत सारा, जितना हो सके उतना काम करवाया जाता था, बदले में उसको पैसा काफी क्या होता था, कम दिया जाता था। साथ ही साथ जो वहां के जो व्यापारी वर्ग होते थे वो उसको अगर राज्य से
एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में यदि व्यापार करने जाना पड़ता था तो उसके लिए भी उसको टैक्स होता था। किसी सामान का वह निर्माण करता था, बनाता भी था, तो उसके लिए वह क्या करता था, टैक्स देता था। यानी कि कर की जो व्यवस्था थी, टैक्स यानी कि कर की जो व्यवस्था थी काफी अधिक थी। अधिक होने के कारण एक तो यहाँ के किसानों को सामंती व्यवस्था होने के कारण किसानों की स्थिति और दिन पर दिन खराब होती गई, क्योंकि जब उपज हो या न हो इससे कुलीन को, सामंतों को कोई मतलब नहीं रहता था। उसको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो किसानों की स्थिति तो ऐसे भी खराब थी। वहां की जो मजदूर था, मजदूर से भी मजदूरी के बदले में उससे उतना उचित पैसा नहीं दिया जाता था। व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, उस पर भी कई तरह के अनगिनत टाइप के वह क्या करते थे, टैक्स लगाते थे। होता क्या था कि वहां के, अगर मान के चलिए कि युद्ध हुआ, किसी दूसरे देश से लड़ा, मान के चलिए कि फ्रांस ब्रिटेन से लड़ा, तो प्रजा से वहां पर टैक्स लिया जाता था युद्ध के नाम पर, कि चलिए वहां हम उससे क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसके बदले में आप हमको क्या कीजिए, टैक्स दीजिए, ताकि जो खर्चा हुआ है, राजाओं के खजाना से जो धन खर्चा हुआ है, उससे उसकी वह कमी को क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो जब कुछ होता था तब फ्रांस की प्रजा पर ऑटोमेटिकली क्या थोप दिया जाता था, टैक्स थोप दिया जाता था। अब तो यहाँ की लोगों की स्थिति ऐसे भी खराब थी और उस पर समय समय पर टैक्स लगेगा, तो यह दोनों की, मजदूर और किसान दोनों की स्थिति काफी खराब हो गई। आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गया, भूखमरी की समस्या हो गई, लोगों को खाने के लिए पैसे तक नहीं था, लोगों को खाने के लिए रोटी तक नहीं था, अनाज तक नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रजा जो था वह राजा के प्रति असंतोष की भावना बढ़ती गई प्रजा में, और फिर से वह 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसका क्या हुआ, जन्म हुआ। तो आर्थिक कारण में हम लोग वहां की आर्थिक हालात के बारे में लिख देंगे। फिर आ जाइए धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में क्या था कि देखिए, यहाँ का जो राजा जो था, फ्रांस का राजा, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पोप कहते थे, और यहाँ पे सबसे अधिक धर्म जो था वह ईसाई धर्म के लोग रहते थे, और ईसाई धर्म का धार्मिक स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, चर्च कहते हैं। तो यहाँ का जो पोप जो था वह चर्च का प्रधान था, हेड था। इस फ्रांस में सबसे अधिक संख्या जो थी वह ईसाइयों की थी। अधिक से अधिक लोग क्या करते थे, चर्च में पूजा पाठ करने जाते थे, और इसकी संख्या अधिक थी। और यहाँ पे जो था फ्रांस में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग थे। तो यहाँ के लोग जो था जबरदस्ती दूसरे लोगों पर धर्म बदलने के लिए बोलता था कि तू अपना धर्म को छोड़ो, हमारे धर्म को मानो, तू अपना पूजा पाठ नहीं करो, हमारे चर्च में पूजा पाठ करने चलो। यानी कि लोगों पर, आम लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किया जाता था, और जबरदस्ती यह दबाव बनाया जाता था कि किसी का तरह से, किसी भी स्थिति में वह क्या करे कि हमारे धर्म को, अपनी धर्म को छोड़ करके और ईसाई धर्म को माने, चर्च को। राजा चर्च का प्रधान होते हुए भी, राजा जो था वह चर्च का क्या था, हेड था, पूरा प्रधान था, मालिक था एक तरह से समझिए। वह उतना हेड होते हुए, प्रधान होते हुए भी वह वहां की प्रजा के लिए कुछ नहीं कर सकी। धर्म की तो बात है, जहां किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा तो वह बात मानेगा नहीं। जबरदस्ती कोई अगर मान के चलो कि भुइयावा का पूजा कर रहा, उसको बोलो कि ना तुम भुइयावा का पूजा ना करके दूसरे भगवान के पूजा करो, तो वह आपसे मरने और मारने के लिए उतारू हो जाएगा। यही हाल यहाँ पे हुआ। लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई थी, जबरदस्ती उस पर धर्म अपनाने के लिए, धर्म स्थानांतरण करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जाता था। राजा जो था, पोप जो था, वह चर्च का प्रधान होते हुए भी कुछ नहीं कर सका। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची और सारे लोग एकजुट हुए, और फिर वह क्रांति का जन्म हुआ, भयंकर क्रांति हुआ, जिसको हम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो यह था हम लोग का 4 पॉइंट। यह 4 पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से अगर पूछेगा एग्जाम में कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, तो हम लोग यह 4 पॉइंट को दे करके, और यह बारी बारी से हम लोग 3 लाइन, 4 लाइन या 5 लाइन, जितना भी हो सकता है उतना इसको हम लोग अच्छी तरह से लिख देंगे पॉइंट बना करके। तो यह मेरा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।